नमस्ते। हरियाणा सरकार से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम हरियाणा में दोबारा से नहीं लेकर के आना है। चाहे हमें कितना ही वक्त लगे कर्मचारियों को समझाने के लिए, आम पब्लिक में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, हम वो सब करेंगे, लेकिन हमें ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बिल्कुल भी दोबारा से नहीं लेकर के आना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम हमने उसकी जगह न्यू पेंशन स्कीम हमने लागू किया, उसके पीछे का हमारा जो विज़न था, उस विज़न को हमें याद रखना होगा कि देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर जब भी कोई कर्मचारी जो स्टेट सरकार को या भारत सरकार को ज्वाइन करता था, वो अपने रिटायरमेंट की प्रिपरेशन नहीं करता था। रिटायरमेंट के बाद का जो पीरियड है उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं करता था, और उसके अंदर होता क्या था कि जितना उसने अपना पीरियड सर्विस किया है और जो उसकी लास्ट सैलरी थी उसके ऊपर डिसाइड होता है कि उसका जो पेंशन है वो क्या होगा। और पेंशन की देने की जिम्मेवारी सरकारों की होती है, और सरकारों का मीनिंग होता है कि हम और आप यानी आम पब्लिक जो टैक्स देगी उसके पैसों से उनको जो है वो पेंशन दिया जाएगा। ये स्ट्रक्चर ठीक है अगर देश में काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं और जो रिटायरमेंट के बाद की जो पब्लिक है वो अगर थोड़ी है, तो ये स्ट्रक्चर सस्टेनेबल है, चल भी सकता है। लेकिन जैसे जैसे भारत के 6 साल तक जो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है, उन्होंने इस बात पे विचार मंथन किया कि देखिए, जैसे जैसे भारत के पब्लिक के अंदर एज बढ़ रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, वो 70 को टच करती हुई जा रही है, तो और दूसरी साइड पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो कम होती जा रही है। तो ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर एक एस्टिमेट किया गया कि 2050 पहुँचते पहुँचते जो 60 से अबो की एज है वो 32 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी, और पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो कम होता जा रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर जवान लोगों की जो संख्या है, जवान लोगों का जो एवरेज एज है वो 25 से 30 होती थी, वो आज शिफ्ट होकर के 40 से 45 हो गई है, और एज्ड है वो बढ़ती जा रही है, जो एज या 60 से ऊपर की जो एज है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में सोचा गया कि काम करने वाले कम हो जाएंगे और रिटायरमेंट के बाद के जो पब्लिक है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा उसको कैसे सहन किया जाएगा। तो भारत सरकार ने 2 स्ट्रक्चर को देखते हुए, 2 कॉजेज़ को देखते हुए, कि एक तो डेमोग्राफिक इफ़ेक्ट और दूसरा फिस्कल बर्डन को देखते हुए भारत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह न्यू पेंशन स्कीम जो है वो लागू किया गया 2004 से। तो देखिए, न्यू पेंशन स्कीम में जब भी कोई कर्मचारी स्टेट सरकार को या भारत सरकार को ज्वाइन करता है, तो अपनी रिटायरमेंट की जो प्रिपरेशन है वो पहले दिन से ही स्टार्ट कर देता है कि 10% का मंथली कंट्रीब्यूशन जो है वो कर्मचारी करेगा, 14% का कंट्रीब्यूशन जो है वो वाजिब सी बात है कि सरकारें करेगी। तो उससे जो रिटायरमेंट होने तक उसका जो कॉर्पस डेवलप हो जाएगा, उसको भारत सरकार एक रेगुलेटेड मैकेनिज़्म से मार्केट बेस्ड मैनेज करती है, जिसके ऊपर 5 से 5.5%, 6% ग्लोबली पूरी दुनिया में ही ये रिटर्न जो है वो चल रहा है। और उसके रिटायरमेंट के बाद उसको वो कॉर्पस जो है उसके अंदर से कुछ सिस्टम है कि 60% आप निकाल सकते हैं, 40% एन्युटी में रखना होगा। तो वो जो पैसा है, उस पैसे से इतने साल उसका जो कंट्रीब्यूशन है, वो उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो खुद की तो प्रिपरेशन करेगा ही करेगा। रिटायरमेंट के बाद में खुद की प्रिपरेशन भी जॉब के दौरान हो गई, जो रिटायरमेंट के बाद का जो लाइफ है उसकी प्रिपरेशन रिटायरमेंट के दौरान भी हो गई। लेकिन वो जो कॉर्पस डेवलप होगा, उससे जो बेनिफिट होने वाला है वो कंट्री के कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, कंट्री के अंदर रोड बनेंगे, हाईवे बनेंगे, पोर्ट बनेंगे, रेलवे बनेगी, इन्वेस्टमेंट होगा। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटी खुलेगी, मार्केट बनेगी। वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का ना सोच करके वो अदर सोसाइटी को नए डायमेंशंस की तरफ लेकर के जाएगा। तो ऐसा विज़न देखा गया कि हमें नेक्स्ट जनरेशन को भी अपॉर्चुनिटी देनी है, उन पे बर्डन भी कम डालना है, और जो वर्किंग लोग हैं वो अपनी प्रिपरेशन खुद करें जब वो कैपेबल है। इस सारी बात को देख करके भारत सरकार ने 2004 के अंदर जो है वो न्यू पेंशन स्कीम लाने की हिम्मत दिखाई डेमोक्रेसी के अंदर। तो ये कितना एक सराहनीय स्टेप जो है उसको अडॉप्ट किया गया। तो उसके बाद में राज्य सरकारों ने भी उसको अडॉप्ट किया। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर हो रहा है कि एक तरीका बन गया है कि या तो सरकार या तो पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी तरफ वोट को लुभाने के लिए, और दूसरा कर्मचारियों ने अपना जो पॉइंट प्रेशर मैकेनिज़्म है वो डाल करके अपनी बात मनवाने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की बात कह रहे हैं। तो मैं एक सिंपल सी बात, साधारण सी बात में ये बात कहना चाहता हूँ
तमाम हरियाणा की पब्लिक से कि अगर कल को ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम अगर दोबारा से आ जाती है तो गवर्नमेंट रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन देगी वो ना सिर्फ कर्मचारी को, उसके स्पाउस को भी, यानी 25 से 30 साल तक जो पेंशन मिलने वाली है वो पेंशन का जो खर्चा है वो आम आदमी उठाएंगे। आम आदमी अपने टैक्स से देंगे। झाड़ू लगाने वाला, ठेला चलाने वाला, कोई सब्जियां बेचने वाला, कोई टेलर का काम करने वाला, आम पब्लिक। अगर आप प्रिपरेशन अपने रिटायरमेंट की नहीं करेंगे तो इस आपसे जो कॉर्पस डेवलप होता है वो डेवलप कितना इस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है अभी भी, और उससे कितना आगे जाने वाले जनरेशन में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, हम लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में जाएंगे, हमारी इनकम बढ़ेगी तो कितना कॉर्पस डेवलप होगा और उससे कंट्री में नेक्स्ट जनरेशन को कितनी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो दोनों हमें सोचना पड़ेगा, आम आदमी को भी सोचना पड़ेगा कि ये मुद्दा जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बर्डन अपने पे आने वाला है, और कर्मचारियों को भी सोचना पड़ेगा कि ये मुद्दा हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सिर्फ आप प्लीज़ अपने आप को मत देखिएगा। मैं तमाम इकोनॉमिक्स के प्रोफेसरों से ये बात कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स के प्रोफेसरों की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 400 के करीबन स्ट्रेंथ है, और अगर हम लोग आगे आकर के इस बारे में बात करें, ठीक है, और सब्जेक्ट के पब्लिक के अंदर हो सकता है कि अवेयरनेस ना हो, फाइनेंशियल लिटरेसी ना हो, लेकिन हमने तो हमारे सब्जेक्ट को साधा है, 10 साल से हमने इसको पढ़ा है, और कैसे हम ये बोल सकते हैं कि नहीं नहीं अब इकोनॉमिक्स की बातें हम नहीं करेंगे। अरे देखिए, हमने जिस सब्जेक्ट को पूरे जीवन भर पढ़ा है और उसके अगेंस्ट कोई बात हो रही है तो हम उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो बात सिर्फ हमें मालूम है कि हमें सिर्फ अकेलों को बेनिफिट देगी। हमें अकेले को नहीं सोचना है, हमें सिस्टम के बारे में सोचना है कि जब हम चले जाएंगे ये स्टेट छोड़ करके, ये कंट्री छोड़ करके, तो नेक्स्ट जनरेशन को हम कैसा फ्यूचर दे करके जाएंगे। यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो ऐसी स्कीम थी कि जब रिटायर हो जाएंगे तो रिटायर होने के बाद में आपको जो पे करेंगे वो जो आपसे छोटे जो बच्चे होंगे वो बूढ़े को पे करेंगे। यानी ऐसे समझे, दादा को दादी को पे करेंगे, पोते या पोतियाँ पे करेंगे, और फिर वो जो चले जाएंगे तो उनके जो बेटे हैं उनको पे करेंगे, उसके और आगे वाली जनरेशन। यानी ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये एक तरह की क्रॉस जनरेशन सब्सिडी है, और उससे नई जनरेशन के ऊपर कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा। आज राज्य सरकार और भारत सरकार का मिला करके पेंशन के ऊपर 6 लाख करोड़ रुपए का बर्डन है। आप सोचिएगा किस तरह से ये स्ट्रक्चर वाइबल बनेगा। अगर वही हम हमारी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर देते हैं तो रिटायरमेंट की प्रिपरेशन कर्मचारी अगर स्टार्ट कर देते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बेहतर भविष्य, बेटर मार्केट, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैं तमाम इकोनॉमिक्स के प्रोफेसरों से ये बात कहना चाहता हूँ, इतना सेंसिटिव मुद्दा है, हम इतने सेमिनार रखते हैं, हम इतना ऑर्गेनाइज करवाते हैं, क्यों नहीं हम ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर हम सेमिनार रखें, चर्चाएं हों, फिर गवर्नमेंट के साथ डिस्कस हो। उसमें जो आपको लगता है न्यू पेंशन स्कीम के अंदर कोई प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव किया जाए, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है कि न्यू पेंशन स्कीम से सीधा ओल्ड पेंशन स्कीम पे जाना। ये क्या सॉल्यूशन होता है। और हमें बिल्कुल आगे आने वाली जनरेशन जैसा हमारा लाइफ है हम और एफर्ट करेंगे, ये ट्रांजिशन की कॉस्ट है, हमें सहन करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम चले जाएंगे इस धरती से, इस स्टेट से, इस कंट्री से, तो हमें हमारी नेक्स्ट जनरेशन को बेटर भविष्य दे के जाना है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे के जाना है। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि सबसे बड़ी जो कॉस्ट होता है वो अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट होता है। हमें इस देश को पाकिस्तान नहीं बनाना है। मैं हरियाणा के तमाम पब्लिक से एक बात कहना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसरों से बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम जब छोटे होते थे तो सुनते थे कि पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन हरियाणा से ज़्यादा है। आज हालात देखिएगा कैसे फिजिकल मिसमैनेजमेंट हुआ है उस स्टेट का, जो इतना रिसोर्सेज में रिच स्टेट है, और आज कहाँ आकर के खड़ा हो गया है। और हरियाणा में बात करते हुए खुशी होती है कि हरियाणा में हम जब बच्चों से बात करते हैं कि मार्केट मैकेनिज़्म लागू हो गया, हरियाणा में आगे आने वाली जनरेशन को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हरियाणा जो है वो यूरोपियन किसी कंट्री के नज़दीक चला गया है। हरियाणा के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो यूरोपियन कंट्री के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को टच कर रहा है। तो हम ऐसा एक साइड तो विजुअलाइज कर रहे हैं और दूसरी साइड हम इस कंट्री को, हम इस स्टेट को पाकिस्तान की तरह बनाना चाहते हैं। अरे सीखिएगा, हमें कैसा नेक्स्ट जनरेशन को हमें ये स्टेट छोड़ करके जाना है। इसलिए तमाम मेरे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर और साथियों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और गवर्नमेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमें एक जनरल पब्लिक के अवेयरनेस के लिए हमें एक अभियान चलाना होगा। और हमें ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि वो क्रॉस जनरेशन जो सब्सिडी है हमारी तो एक कल्चर रही है
कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारी कोशिश करते थे कि कुछ एसेट्स जोड़ के जाएं तो नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर बेटर हो सके। और हम पढ़े लिखे लोग क्या करना चाह रहे हैं कि नहीं, जो नई जनरेशन आएगी वो हमारे लिए पे करे और हम इंजॉय करें। ये कैसा फ्यूडल सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं, कैसा हम रेंट सिंकिंग सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं। और मैं आम पब्लिक से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि ये समझने की बात है कि जितना भी कर्मचारी ये सिस्टम है ये एक रेंट सिंकिंग की तरफ सोसाइटी में बढ़ रहे हैं कि रेंट मीनिंग इनकम विदाउट प्रोडक्शन, कि रिटायर हो जाएंगे उसके बाद में इतना पे मिलेगा, इतना सब मिलेगा। हमें रेंट सिंकिंग की आज के वक्त में जहाँ पर हमारा स्टेट खड़ा है, जिन जनरेशन पे जो डेवलपमेंट की स्थिति में खड़ा है, हमें बिल्कुल भी वापस उस तरफ सोचना ही नहीं होगा कुछ पीरियड तक रेंट सिंकिंग सोसाइटी के बारे में, क्योंकि हम वापस डाउन चले जाएंगे। तो मैं तमाम आम पब्लिक से ये बात कहना चाहता हूँ कि उठिएगा और जागिएगा। ये आपका मुद्दा है आपकी जनरेशन को बचाने का, नेक्स्ट छोटे छोटे बच्चे जो आ रहे हैं उनका फ्यूचर बचाने के लिए। ये सिर्फ एक कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, क्योंकि और पॉलिटिकल पार्टियां सुनेंगी कर्मचारियों को, क्योंकि उनके आवाज़ उठाने के लिए उनके पास साधन है। आम आदमी के पास आवाज़ उठाने के लिए साधन नहीं है, इसलिए उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। लेकिन ये इनका एक सिस्टम है, संगठन है यूनियन का, कर्मचारियों का, उनकी बात, और वो प्रेशर डाल के बात मनवा भी लेंगे। लेकिन हमें सोचना है कि हमें कैसे करवाना है इस बात को। इसलिए तमाम में जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कॉमरेड साथी हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज आप अपने बारे में आप हमेशा बात करते हैं कि गरीबों को बचाना है, आम पब्लिक को बचाना है। आज वो वक्त आ गया है कि हमें किसको बचाना है। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप रोड पे आइएगा और हमारा जितना भी है हम साथ में मिलके चलेंगे और आम आदमी को बचाएंगे। आप अपनी जॉब के बारे में सिर्फ मत सोचिएगा। तमाम मेरी कॉमरेड जो साथी थे उनसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हम आपके साथ पहले कभी नहीं खड़े हुए, क्योंकि जो आपका जिस तरह से आपका विचार है कि आपको जिस तरह से गरीब लोगों को बचाना है, और जिस तरह का हमारा विचार है कि हम गरीबों को कैसा बचाना चाहते हैं, उनकी लाइफ कैसी, उनको अपॉर्चुनिटी बेटर दिलाना चाहते हैं, वो एक हमारा विज़न है, एक आपका विज़न है। वो अलग अलग विज़न आपके हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हम आपके साथ खड़े हैं। हम भी चाहते हैं कि मार्केट बने, आम पब्लिक को अपॉर्चुनिटी मिले। याद कीजिएगा अम्बेडकर को, उन्होंने क्या क्या विज़न देखा, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में अपॉर्चुनिटी की बात की। हमें नेक्स्ट जनरेशन को अपॉर्चुनिटी दिलानी है, और अपॉर्चुनिटी सिर्फ मार्केट दिला सकती है। पावर जब डिसेंट्रलाइज होगी तो दिला सकती है। तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर को नहीं बनाना है जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटियाँ ख़त्म करके जाए। और मैं तमाम उन कर्मचारियों को भी कहना चाहता हूँ, वो भी अपने मुद्दे रखेंगे कि हमें पेंशन क्या मिलेगी, हमें पेंशन बहुत कम मिलेगी। अरे आप सोचिएगा, जब आपका 1 करोड़ कॉर्पस डेवलप हो जाएगा और उस पर 6 से 7% रिटर्न है, 6 से 7 लाख पेंशन आपको मिलेगा। और भारत सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के देखिएगा, अब की बार अप्रूवल भी दे दिया है कि कोई अपना अगर पोर्टफोलियो चेंज करना चाहे एनपीएस के अंदर वो भी कर सकते हैं। और फिर भी कोई कमी लगती है तो हम उस पर डिस्कस करके मुद्दों के बेस पे सरकार से बातें करें, ना कि एक हम जो ये जो फ्री बांटने का जो स्ट्रक्चर है वो चल गया उसके ऊपर जाएं। तो तमाम मैं अपने स्टेट के लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सोचिएगा, हमें उन सपनों को हमें अभी जीवित करना है, जिन सपनों को हमारे जो फाउंडर, कंट्री के फाउंडर लोग थे उन्होंने देखा था, ना कि हम आज 60 साल 70 साल के बाद में उन सपनों को रौंद दें। ऐसा नहीं करना है हमें। जब उन्होंने हमारे लिए 1950 में उन्होंने हमारे लिए ऐसा नहीं सोचा, जिस टाइम अगर वो चाहते तो पाकिस्तान बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना करके दिया है। आज कंट्री में इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो रहा है, लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, हमारे मार्केट बनता जा रहा है। तो प्लीज़ तमाम मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को समझिएगा, और आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं इस वीडियोस और भी वीडियो डाल करके एक एक डिटेल में इसमें चर्चा करूंगा। और तमाम उन साथियों से भी रिक्वेस्ट है कि आगे आइएगा और स्टेट बचाइएगा, देश बचाइएगा, नेक्स्ट जनरेशन बचाइएगा। हमें पब्लिक को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को बेटर कंट्री, स्टेट बना करके जाना है। थैंक यू सो मच।